सेहत की बात, ये मंच उन डॉक्टर्स के लिए है जो अपनी स्पेशलिटी सामान्य जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। हम सभी डॉक्टर मित्रों को आमंत्रित करते हैं कि आइए अब आपकी स्पेशलिटी जिस डिसीज पर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसकी सटीक जानकारी जन सामान्य तक पहुंचाइए और अपने हॉस्पिटल की सारी सुविधाएं हमारे माध्यम से मरीजों तक पहुंचाएं। अधिक जानकारी के लिए हमें संपर्क करें। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आरोग्य जागृति। आरोग्य जागृति में हम आपको ऐसी सेक्शन से मिलाएंगे जो एशियन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में फुल टाइम न्यूरो सर्जन है। हाँ दोस्तों, ब्रेन और स्पाइन न्यूरो सर्जन, इसके बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे उन्हीं से। आज हमें बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है। तो आपको हम ये वादा करते हैं कि आप ये वीडियो के माध्यम से आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है, जैसे कि ब्रेन के हो, स्पाइन के हो, इसके माध्यम से आपको अच्छी सी जानकारी मिलेगी और उस जानकारी के माध्यम से आप अपने नज़दीकी लोगों को भी वो जानकारी पहुंचा सकते हैं। तो चलिए, आप हमारे सामने जो बड़ी शख्सियत है जो औरंगाबाद शहर में अपने पास एशियन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में फुल टाइम कार्यरत है, डॉक्टर सैफ हमीद सर, जो ब्रेन और न्यूरो सर्जन है। तो चलिए अब आज उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आपका आरोग्य जागृति में स्वागत है। शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आपका जैसा कि बताया कि एशियन हॉस्पिटल में आप फुल टाइम हो, तो आपके बारे में जरा हमें हमारे दर्शकों को बता दीजिए। मैं डॉक्टर सैफ हमीद हूँ। मैं एशियन हॉस्पिटल में हेड डिपार्टमेंट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइन न्यूरो सर्जरी हूँ। ये मेरा मुख्तसर इंट्रोडक्शन है। मसाफत तो 35 सालों की है, लेकिन मुख्तसर ये है कि मेरा जो बुनियादी तालीम है, मेरा जो स्टैंडर्ड 10th है SSC 2010 में मैंने पास किया लिटिल फ्लावर हाई स्कूल औरंगाबाद से। मेरा HSC स्टैंडर्ड 12 2002 में मौलाना आज़ाद कॉलेज ऑफ साइंस से हुआ, जिसमें मैं स्टेट ऑफ महाराष्ट्र की लिस्ट में, मेरिट लिस्ट में 9th इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र था। उसके बाद मेरा MBBS टोबीवाला नेशनल मेडिकल कॉलेज एंड BYL नायर हॉस्पिटल यहाँ से हुआ है। फिर मैंने कंटिन्यू किया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज औरंगाबाद से। 2010 में मेरा एडमिशन MS जनरल सर्जरी में हुआ। 2013 में मैंने वो पास आउट किया फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज औरंगाबाद। उसके बाद बाबा की ख्वाहिश पे मेरे बाबा प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल हमीद साहब इमाया नाज ऐसे इलाके की केमिस्ट्री टीचर हैं, और ज़ोहरा हमीद ये मेरे वालिदैन हैं। इनकी ज़िद और ख्वाहिश पे मैं आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पूना, जो कि पूरी इंडियन आर्मी का एक लौता मेडिकल कॉलेज है पूना में, एंड सदर्न मिलिट्री कमांड हॉस्पिटल, यहाँ से मैंने मेरा MCH किया न्यूरो सर्जरी में 2017 में। उसके बाद मेरे 4 फेलोशिप्स हैं इन ब्रेन और स्पाइन के लिए। 2017 में इंडिया के और यूरोप के मायानाथ न्यूरो सर्जन हैं प्रोफेसर रॉबिन सेन गुप्ता, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंस कैलकाटा, यहाँ से मेरा ब्रेन एंड स्पाइन और स्कल बेस में मेरा फेलोशिप है। उसके बाद मेरी न्यूरो एंडोस्कोपी में फेलोशिप है जबलपुर से प्रोफेसर यादव के यहाँ। उसके बाद मेरी फेलोशिप प्रोफेसर गाजी महमूद यासरगिल, ये इंसानी तारीख के सबसे बड़े न्यूरो सर्जन हैं, इनके पास इस्तांबुल में गिरिटेप यूनिवर्सिटी से मेरी फेलोशिप है, और ये मेरी खुश नसीबी है। और उसके बाद मेरी मेंबरशिप फेलोशिप है प्रोफेसर आइब चीरियन के पास इन एस्क्लप अकेडमी। इस तरीके से मेरा ये मुख्तसर सा तारुफ है ब्रेन एंड स्पाइन मिनिमली इन्वेसिव न्यूरो सर्जरी। दोस्तों, आपको अभी इस बात से पता चल गया होगा कि हम कितने बड़े हस्ती बात करने वाले हो, क्योंकि हमें हमारे शहर में हमीद सर ने भी खूब अच्छा नाम किया था, विद्यालंकार कोचिंग क्लासेस। हाँ दोस्तों, पूरे मराठवाड़ा में उनका नाम था। उसी तरह उनके फर्जन भी अपने साथ में है, आज न्यूरो सर्जन बोलकर अपने साथ में है, और आज उन्हीं से हम बात करेंगे न्यूरो सर्जरी और ब्रेन सर्जरी के बारे में। सर, मेरे को इतना बताइए कि आज दिन ब दिन न्यूरो और जो स्पाइन के सर्जरी जो है, दिन ब दिन डिसीज बढ़ते जा रही है और लोगों में गलत फहमियाँ बहुत बढ़ रही है। इसके बारे में क्या बताएंगे आप? देखिए, जो ब्रेन और स्पाइन की बीमारियां बढ़ रही हैं उसके बहुत सारे वजूहत हैं। जी। जो मेन है वो तो ये है कि जो हमारा लाइफस्टाइल है वो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। ना हमारा कोई फिजिकल हमारा इन्वॉल्वमेंट होता है दिन में। उसके अलावा जो हमारे खाने पीने का जो हमारा पैटर्न है और जो कंटेंट है हमारे खाने पीने का, उसका बहुत बड़ा दखल है इन सब बीमारियों में। तीसरा ये है कि जो व्हीकल्स के जो नंबर दुनिया में बढ़ गए हैं,
व्हीकल्स, टू व्हीलर्स हैं, फोर व्हीलर्स हैं, और जो हमारी सड़कें एक्सप्रेसवे हो गई हैं और जो ट्रैफिक है, तो इसकी वजह से जो एक्सीडेंट्स का जो इंसिडेंस है वो बहुत बढ़ गया है, मल्टीपल टाइम बढ़ गया है, जो आज से 20-30 साल पहले बहुत कम था। तो ये 3 मेन वजूहत हैं। एक हमारा लाइफस्टाइल जो फिजिकल एतबार से, दूसरा जो हमारे खाने पीने का होड़-दो-नोश का जो हमारा बिहेवियर है वो, और तीसरा जो एक्सीडेंट्स हैं। जी। सर सबसे बड़ा एक्सीडेंट का पॉइंट अच्छा बताया आपने। जो व्हीकल से जो एक्सीडेंट होते हैं, जो स्पाइन को मार लगता है या फिर ब्रेन को मार लगता है, ऐसे बीच में सर्जरी के लिए कितना अपने को उसमें अनुभव रहता है? देखिए, एक्सीडेंट्स के केसेस में सबसे इम्पोर्टेंट 3 चीज़ें होती हैं जी जो रिजल्ट के एतबार से बहुत अहम है। जी एक ये है कि एक्सीडेंट किस टाइप का हुआ है, उसका उसका जो पैटर्न है वो क्या था, और पेशेंट दवाखाने में कब आया, जी मेडिकल केयर लेने के लिए कब वो आया हमारे पास, और जब वो आया तो वो किस कंडीशन में था। मिसाल के तौर पे अगर कोई ब्रेन एक्सीडेंट का पेशेंट है तो वो पेशेंट होश में था या नहीं था जब वो हमारे पास आया, ठीक है। और जैसे स्पाइन है, तो स्पाइन के पेशेंट्स में भी जिस लेवल पे चोट लगी है रीढ़ की हड्डी को, जी उसके नीचे के जो बॉडी के मूवमेंट्स हैं उनका क्या कंडीशन है, तो पेशेंट एक्सीडेंट किस पैटर्न का हुआ है, जी दवाखाने वो कब पहुंचा है, और जब वो पहुंचा है तो वो किस कंडीशन में था। ये 3 चीजें तय कर देती हैं कि इस पेशेंट का फ्यूचर क्या है, कि वो कितनी रिकवरी करेगा। लाइफ और डेथ के सवालात हैं, लाइफ बच भी जाते हैं तो जो फंक्शनल आउटकम है, तो इन एतबारात से ये 3 बातों का बहुत अहम रोल है। तो इस पे मैं ये कहना चाहूँगा, जी ख़ुदा के नाम माफ़, जी ये कहना चाहूँगा कि एक तो एक्सीडेंट होने नहीं चाहिए, जी और जब वो हो जाएँ तो अर्लीस्ट पॉसिबल उनको Yeah. हॉस्पिटल केयर की रिक्वायरमेंट होती है। ओके ऐसे सेटअप्स में जैसे कि एशियन हॉस्पिटल है जो कि औरंगाबाद के बिल्कुल वस्ट में मौजूद है, हाईवे पे मौजूद है, जी जो कनेक्टिविटी है, जी कहीं भी औरंगाबाद में या अतराफ व अकनाफ में अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो बआसानी आप बहुत कम से कम वक्त में आप यहाँ पहुँच सकते हैं। तो ऐसे ही दवाखानों में पेशेंट का आना बहुत ज़रूरी है, वरना ये होता है कि कहीं और जाते हैं पेशेंट, वहाँ फैसिलिटी नहीं होती है, जैसे कि एक्सरेज हैं, सीटी जी स्कैन्स हैं, एमआरआईज हैं, या जो लोग सब्जेक्ट के होते हैं जैसे कि न्यूरो सर्जरी है, वो नहीं होते हैं, तो फिर वो पेशेंट कहीं और जाते हैं, तो जो टाइम टाइम इसमें लॉस ओ होता है तो वो तो लाइफ एंड डेथ का सवाल है। दोस्तों हम आपको बताना चाह रहे हैं कि एक्सीडेंट के बाद जो टाइम स्पेंड जो सर ने बताया गया, वक्त पे ट्रीटमेंट मिलना बहुत ज़रूरी है। सर हमने देखा है कि बहुत से टाइम में एक्सीडेंट होता है, स्पाइनल कॉर्ड को मार लगता है और ऐसे में लोगों के पैर चल जाते हैं, तो ऐसे इसमें उसको सर्जरी से कितना बेनिफिट दे सकते हैं अपन? देखिए उसमें 2 टाइप्स होते हैं जी इंजरी में, एक होता है कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी ओके और एक होता है इनकम्प्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। कंप्लीट का मतलब ये होता है कि जो स्पाइनल कॉर्ड जो कि हमारे बॉडी का सबसे सेंसिटिव, सबसे डेलिकेट स्ट्रक्चर है, कि जिसको अगर चोट लग जाए तो फिर वो इम्प्रूव कभी नहीं करती है। ये इरिपेरेबल होता है, इरिवर्सिबल होता है, दुनिया में कहीं भी। हालांकि इस पे बहुत ज़ोरों शोरों की रिसर्च चल रही है, लेकिन अब तक कोई इस पे ब्रेक थ्रू नहीं है। अगर स्पाइनल कॉर्ड कंप्लीट अगर इंजरी हुई है तो फिर ये रिपेयर नहीं होता है। दूसरा जो टाइप है जिसमें इनकम्प्लीट इंजरी होती है, उसमें चांसेस होते हैं कि हम सर्जिकल एफर्ट से और फिजियोथेरेपी वगैरह से पेशेंट्स के साथ फैमिली का इन्वॉल्वमेंट है, पॉजिटिव माइंडसेट है, मोटिवेशन है, इन सब के ज़रिए 6 महीने से लेकर 2 साल के अरसे में आहिस्ता आहिस्ता मीनिंगफुल इम्प्रूवमेंट हो सकता है। इसमें मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा कि चाहे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी कंप्लीट हो या इनकम्प्लीट हो, लेकिन स्पाइन जो कि हमारी रीढ़ की हड्डी है, स्पाइनल कॉर्ड तो उसके अंदर है ना, जी लेकिन जो स्पाइन है, जो रीढ़ की हड्डी है, उसको जो चोट लगती है, उसको तो विदिन 24 आवर्स बाय रूल उसको ऑपरेट करना चाहिए। जो डिस्क फटी है, खराब हुई है, जो मनके टूटे हैं, जो अलाइनमेंट बिगड़ गया है, उसको रिपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी कंप्लीट हो या इनकम्प्लीट हो। इसलिए कि अगर आप रीढ़ की हड्डी को आप अगर स्टेबलाइज नहीं करेंगे, ठीक है, उसके शेप को और स्ट्रेंथ को आप अगर ठीक नहीं करेंगे, तो वो पेशेंट फिर लाइफ लॉन्ग बेड में ही रहेगा, क्योंकि ना वो उठ पाएगा, ना वो व्हील चेयर में आ पाएगा। तो उसकी जो अपनी साइकोलॉजी है, जो नर्सिंग केयर है, जो ध्यान रखा जाता है पेशेंट का, तो फिजियोथेरेपी होती है, इन चीज़ों में दिक्कत आ जाती है। तो स्पाइन को ठीक करना ये बहुत ज़रूरी होता है विदिन 24 आवर्स। दर्शकों को हम समझाना चाह रहे थे, जो डॉक्टर साहब अपने हमें मालूमात दे रहे हैं, आपको भी कोई ऐसा नजर आ रहा होगा कि हम कहीं तो कहीं गलत जा रहे थे, कल कहीं ना कहीं तो भी गलत हुआ है आपके सामने। दोस्तों
सर अभी स्पाइनल में जैसा सीनियर जैसा मतलब बड़े लोगों का स्पाइन और बच्चों के स्पाइन, इसकी इसमें क्या कंफ्यूजन है लोगों में? क्या अगर स्पाइन का ऑपरेशन कर कर लेते हैं तो पेशेंट चल नहीं पाएगा? ऐसी गलतफहमियां बहुत होती है। देखिए, इसकी भी कई कई वजूहत हैं, जी। लेकिन ये बिल्कुल बात सही है कि हमारे सोसाइटी में, समाज में, हाँ। माशरे में ये एक नोशन है, ये एक बिलीफ है, जी। और ये कई अरसे से चला आ रहा है, कई दहाइयों का इसकी मसाफत शामिल है। वो ये है कि भाई अगर रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन हुआ तो वो फेल हो जाता है, वो कामयाब नहीं होता है, पेशेंट्स फिर उठ भी नहीं पाते हैं, चल भी नहीं पाते हैं। इन शॉर्ट ये कि रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, जी। जो टेक्नोलॉजी आज अवेलेबल है, जो ट्रेनिंग आज अवेलेबल है, जिस तरीके से ऑपरेशन और एनेस्थीसिया सेफ हो गए हैं, उसमें ये तीनों भी नोशंस आज की डेट में मैं बहुत वसूख के साथ ये कहना चाहता हूँ कि सही नहीं है। ये सही नहीं है। बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशंस हैं, और पेशेंट्स को 90% से लेके 100% तक बेनिफिट हो सकता है। ठीक है। अब कई बार ये होता है कि अगर कोई सर्जरी खराब हो जाए किसी वजह, जो कि कभी भी हो जी। सकती है, 1 to 5% का जो रिस्क रहता है, अगर कुछ हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए या स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो जाए, तो वो बात माशरे में निगेटिविटी नहीं बहुत जाता। तेजी से फैलती है। जी। ये बात तो सही है, लेकिन ये नोशन तो गलत है। सर अभी स्पाइन में ट्यूमर हो या ब्रेन में ट्यूमर हो, इसका जैसे एज अ सर्जन, न्यूरो सर्जन, ये स्पाइन के ऑपरेशन या जो ट्यूमर का ऑपरेशन कब किया जाता है और क्यों करना चाहिए? देखिए, ट्यूमर्स के बारे में तो जैसे ही आप ये मालूम होता है, किसी फैमिली को, दोस्तों को मालूम होता है कि कोई ब्रेन में ट्यूमर है जी। या कोई स्पाइन में ट्यूमर है, तो साइकोलॉजिकली बहुत नुकसानदेह ये होता है कि आधी हिम्मत तो लोग वहीं हार जाते हैं, और फिर उससे उभरने में टाइम लगता है, एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है। देखिए, डिपेंड करता है कि जिस ट्यूमर की हम बात कर रहे हैं वो कैंसर का ट्यूमर है या नॉन कैंसर ट्यूमर है। कई ट्यूमर कैंसर के भी होते हैं। ट्यूमर गांठ को कहते हैं, कोई भी गांठ को, तो कैंसर भी हो सकता है और नॉन कैंसर भी। अगर नॉन कैंसर वो है, चाहे वो ब्रेन में हो या स्पाइन में हो, उनके रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि वो नॉन कैंसर है। और अगर वो कैंसर है तो उसके नाम में ही कैंसर है, तो उसमें ये होता है कि जो लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स होते हैं, उस क्योंकि वो कैंसर है तो उसको बहुत लॉन्ग टर्म फॉलोअप लगता है। तो वो ट्यूमर को पहले हम ऑपरेट करते हैं। डिपेंड करता है कि उसकी लोकेशन क्या है। आप जानते हैं कि हमारा ब्रेन एक बहुत बड़े स्विच बोर्ड की तरह है। जी। जैसे हमारे कमरे में स्विच बोर्ड होता है और हर एक गैजेट का एक स्विच होता है, वैसे ही हमारी बॉडी के जितने भी स्विचेस हैं, जो पूरा कंट्रोल है, जो वायरिंग है, वो ब्रेन से कनेक्टेड है। तो ब्रेन का हर एरिया, हर पार्ट इंपॉर्टेंट है। तो डिपेंड करता है कि ये ट्यूमर किस लोकेशन पे है, और उसके हिसाब से चीज़ें फिर तय होती हैं। लेकिन पहले हम ऑपरेट करते हैं, उसके बाद देखते हैं बायोप्सी में कि वो कैंसर है तो किस स्टेज का है, क्योंकि सारे कैंसर्स एक टाइप के नहीं होते, सारे कैंसर एक कैटेगरी के नहीं होते। अब बहुत अच्छे अच्छे ट्रीटमेंट्स अब दुनिया में आ गए हैं जो हम रोजमर्रा इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि कीमोथेरेपी है, रेडियोथेरेपी है, वो भी कई टाइप्स की होती है। उसके अलावा इम्यूनोथेरेपी है, टारगेटेड मॉलिक्यूलर थेरेपी है। ऐसे कई सारे ट्रीटमेंट्स आज अवेलेबल हैं। तो फ्यूचर बेहतर है एज कम्पेयर टू जो 20 साल पहले जो कैफियत थी। सर ट्यूमर के कोई ऐसा अनुवंशिक कुछ प्रकार होते हैं या कितना प्रकार होते हैं? ट्यूमर्स, जैसे मैंने अभी बताया आपको जी। कि वो कैंसर और नॉन कैंसर होता है, और कैंसर में भी 4 लेवल्स होते हैं, ग्रेड 1, 2, 3 एंड 4। तो हर कैंसर ग्रेड 4 नहीं होता और ग्रेड 1 भी नहीं होते। तो ये ग्रेड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये ग्रेड्स तय होते ही ऑपरेशन के बाद है। जब तक आप ऑपरेशन नहीं करेंगे, बायोप्सी नहीं लेंगे, ये प्रूव नहीं हो सकता है। दुनिया का कोई स्कैन ये प्रूव नहीं कर सकता है गारंटी के साथ कि ये किस ग्रेड का ट्यूमर है। ठीक है। तो वो तो हमको ऑपरेशन के बाद और बायोप्सी के बाद ही उसकी जो 100% गारंटी है वो मालूम होता है। तो अलग अलग ग्रेड्स का भी जो बिहेवियर है वो अलग अलग होता है। तो हमको चाहिए कि हम हर पेशेंट को, चाहे वो कैंसर का ट्यूमर हो या नॉन कैंसर का ट्यूमर हो, ब्रेन में हो या स्पाइन में हो, पेशेंट्स को आज की दुनिया का जो बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट है उसका एडवांटेज देना चाहिए। तभी आप जब तक उसको अवेल नहीं करेंगे, आप ट्रीटमेंट लेंगे नहीं, तो उसके रिजल्ट हमको कैसे दिखेंगे? तो ट्यूमर की बाय बर्थ कुछ ऐसा ये रहता है अनुवंशिक है जिसको बोलते हैं अपन बाय बर्थ, ट्यूमर बढ़ते जाता है, ऐसा कोई रहता है? जी जी, कई सारे ट्यूमर्स पैदाइशी भी होते जी हैं जी कि वो पैदाइश के बाद ही कुछ अरसे में हमको मालूम हो जाते हैं। जी। ये भी होता है कि जो वो ट्यूमर का जो ओरिजिन है वो तो बाय बर्थ था, लेकिन उसका जो इजहार है, उसका जो मैनिफेस्टेशन है,
वो कई सालों के बाद होता है। कई बार तो 30-40 ईयर्स की एज ग्रुप में मालूम चलता है कि कोई ट्यूमर है और उसका ओरिजिन बाय बर्थ था। अच्छा ये भी होता है। लेकिन फिर वो डिपेंड करता है कि वो किस ओके। नेचर का है और लोकेशन क्या है। अच्छा सर, स्पाइन का जो स्ट्रक्चर होता है, अल्लाह ताला ने जो स्ट्रक्चर बनाया है अपना, अगर स्ट्रक्चर को अपन सीधे से नहीं चलाए तो स्पाइन की कौन सी बड़ी सर्जरी करना पड़ सकती ये आपने बहुत अहम सवाल पूछा है। है? हमारे आज के ज़माने के लोगों का बहुत बड़ा मसला ही ये है कि हम फिज़िकली फिट नहीं हैं, ओके? हमारा काम या तो बहुत देर तक बैठे रहना है या खड़े रहना है। जिसे सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल कहते हैं कि बहुत हम एक्टिव नहीं हैं। हमारे जो मसल्स हैं, जॉइंट्स हैं, लिगामेंट्स हैं, वो हमारे ट्रेन ही नहीं होते हैं। ओ, वो मजबूत ही नहीं हो पाते हैं। तो थोड़ा-सा भी कोई स्ट्रेस आ जाए कुछ सालों के बाद, तो आप देखते हैं कि लोगों को गर्दन में दर्द या हाथों-पैरों में झंझनाहट होना या तेज़ दर्द होना या कमर दर्द का होना ये शुरू हो जाता है। इसे हम कहते हैं स्पॉन्डिलोसिस। हाँ। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम फिज़िकली बहुत फिट हों, लेकिन आज का ज़माना और लाइफ़स्टाइल ही ऐसा हो गया है कि ये अब बहुत मुश्किल हो गया है। और दूसरा इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि अगर हम बहुत देर तक बैठने वाला भी अगर हमारा काम है, जैसे कि ऑफिसर्स हैं या कोई जो लोग ऑफिस में जाते हैं, तो पोस्चर मतलब जिस ढंग से हम बैठते हैं, जी जो टेबल चेयर का प्रोपोर्शन है, जी जी अब तो साइंस अवेलेबल है कि हमारे गर्दन का एंगल कितना होना चाहिए जब हम कोई चीज़ देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, स्क्रीन देख रहे हैं। हमारे शोल्डर का एंगल क्या होना चाहिए, एल्बो का एंगल क्या होना चाहिए, टेबल चेयर का जो हाइट प्रोपोर्शन है, मेरे लिए, आपके लिए वो अलग-अलग है। जी उस पे ध्यान होना चाहिए। हिप जॉइंट, नी जॉइंट, एंकल जॉइंट पे क्या एंगल होना चाहिए कि वो पोस्चर आपका हेल्दी हो या कम से कम बेहतर हो। और दूसरा ये कि जो लगातार लोग बैठे रहते हैं बहुत देर तक, वो भी हेल्दी नहीं है। तो वो इंटरमिटेंट बीच-बीच में ब्रेक्स लेना, बॉडी को चेंजेस। एक्टिव रखना, ये भी बहुत ज़रूरी है। सर काफ़ी अच्छा, अपने स्पाइन के ऊपर काफ़ी हमने सर्जरी के बारे में मालूमात दी है और दर्शकों को पता चल गया हुआ है कि हम क्या चेंजेस होना चाहिए अपने। सर अभी हमें एक्सीडेंट होने के बाद जैसा ब्रेन को मार लगता है और मार लगने के बाद डॉक्टर जैसा सर्जन बताता है कि ऑपरेशन अर्जेंट करना ज़रूरी है, ऐसे टाइम में रिलेटिव्स या पेशेंट के जो भी नज़दीकी होते हैं ये बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, तो ऐसे इसमें क्या आप संदेश देंगे? देखिए, ये तो बहुत बड़ा मसला है। एक तो लोग समझते ही नहीं हैं, समझ जाते हैं तो उसको कबूल नहीं कर पाते हैं। जी कबूल करने के बाद भी कई सारे मसले मसाइल होते हैं कि कौन फैसला करेगा, ऑपरेशन करना है या नहीं करना है, और बहुत सारे और भी फाइनेंशियल इश्यूज भी होते हैं, इसमें देर होती है। और जैसा मैंने बताया आपको, चाहे वो स्ट्रोक हो या वो एक्सीडेंट हो, टाइम इज लाइफ, टाइम इज फंक्शनल आउटकम। मतलब वक्त है जो जिंदगी है, वक्त है जो पेशेंट का आउटकम चेंज कर देगा। मान लीजिए दो पेशेंट्स हैं, उनका एक ही जैसा ऑपरेशन एक्सीडेंट हुआ है, एक ही जैसी उनको चोट लगी है, लेकिन एक पेशेंट बहुत जल्दी ऑपरेट हो गया यस और एक कुछ घंटों के बाद हुआ। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दोनों के जो चांसेस हैं सर्वाइवल के, और अगर बच जाते हैं तो उसके बाद जो फंक्शनल रिकवरी है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ जाता है। तो टाइम बहुत ज़रूरी ये होता है कि लोग डॉक्टर्स पे भरोसा करें, वहाँ जाएँ जहाँ आपको भरोसा है, ठीक है? और जब जाएँ तो डॉक्टर्स की बात को मानें और फ़ौरन उस पे अमल करें। अगर डॉक्टर ऑपरेशन का कह रहा है, जो कि एक मोतबर डॉक्टर है, जिस पे आप एतबार करते हैं, तो फिर बिल्कुल भी देर नहीं करना चाहिए। हम तो ये फ़ॉलो करते हैं कि अगर सब कुछ अगर क्लियर है फैमिली के साइड से, तो हम ये एबिलिटी रखते हैं कि हम एक 10 से 20 मिनट्स के अंदर पेशेंट को कैजुअल्टी से ओटी में शिफ्ट कर सकते हैं। 10 टू 20 मिनट्स। बहुत बढ़िया। सर अभी जाते-जाते एक आखिरी क्वेश्चन रहेगा अपने के लिए और अपने दर्शकों के लिए, और बहुत अहम है वो लोगों का भी। फिलहाल ठंडी का मौसम है, इसमें जो लकवा जिसको बोला जाता है, क्या इन्फार्क्ट जिसको बोला जाता है, स्ट्रोक। स्ट्रोक होता है ना? ब्रेन स्ट्रोक होता है तो ब्रेन हेमरेज होता है, तो ऐसी चीज़ें बहुत देखने को मिल रही है दिन ब दिन स्ट्रेस की वजह से हो, तो इसमें सर्जरी करना कितना ये रहेगा, कितने टाइम में करना चाहिए? देखिए, स्ट्रोक्स तो बेसिकली जब डील होता है वो तो जो न्यूरो फिजिशियंस होते हैं, जी, हम न्यूरो सर्जन्स हैं, सर्जन जी, तो न्यूरो फिजिशियंस का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता जी, है। जी, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो गोल्डन टाइम है, जी, 3-4 घंटे के अंदर पेशेंट आए, यस, और उसका तो कुछ दवाएं आज अवेलेबल हैं जो उस क्लॉट को जो ब्लॉक हुआ है वो ओपन हो सकता है यस, और रिकवरी अच्छी हो सकती है। उसके अलावा फिर आजकल कैथ लैब में ट्रीटमेंट्स होते हैं कि कैथ लैब में जाकर एंजियोप्लास्टी होती है, उससे भी फायदा होता है। और ऐसे भी पेशेंट्स होते हैं, लगभग 10-20% पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें बहुत बड़ा स्ट्रोक होता है। हाँ, तो जब बहुत बड़ा स्ट्रोक होता है तो ब्रेन का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो उस प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए फिर मेडिकल ट्रीटमेंट कारगर नहीं होता है। उसमें फिर हमारा रोल आता है
कि हम ब्रेन प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। जो ऑपरेशंस मैं करता हूं, हम करते हैं, उसे हम कहते हैं मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी या माइक्रोस्कोपिक स्कल बेस्ड सर्जरी। मिनिमल के बारे में जैसा अभी बताया आपने, तो इसमें शॉर्ट कैसा बता सकते हैं जी अपन? जी, मैं आता हूं उस पे। मैं आपसे कह रहा था कि स्ट्रोक में हम स्कल बेस्ड सर्जरी करते हैं। ओके। उसका मतलब ये होता है कि हम बिल्कुल ब्रेन के बेस में जाकर जो ब्रेन का जो प्रेशर सिस्टम जी, जहाँ से कंट्रोल जी। होता है उसको हम ऑपरेट करते हैं। कई केसेस में हमने ये भी देखा है, मैंने भी देखा है कि वो ऑपरेशन करने के बाद जो बोन फ्लैप होता है, जी। जो हड्डी, जो स्कल का जो पार्ट होता है, उसको हम यहाँ सेव करते हैं एब्डोमेन में। ओके। वो करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है कि आप ब्रेन का प्रेशर कम करने के बाद उसी ऑपरेशन में आप बोन फ्लैप वापस रख देते हैं। वो इतना एफिशिएंट ऑपरेशन है स्कल बेस जो हम काम करते हैं स्ट्रोक के पेशेंट्स में। दूसरे स्ट्रोक वो होता है जहाँ पे बहुत बड़ी ब्लीडिंग होती है ब्रेन में। तो जब ब्लीडिंग होती है ब्रेन में, जिसे ब्रेन हैमरेज कहते हैं, तो उस पर भी हमारा रोल होता है कि हम मिनिमली इन्वेसिव, चाहे वो माइक्रोस्कोप हो, एंडोस्कोप हो, ये दो दूरबीन के टाइप्स हैं, दूरबीन जिसे कहते हैं, माइक्रोस्कोप और एंडोस्कोप, इसकी हेल्प से हम मिनिमली इन्वेसिव टेक्निक से जाकर उस ब्रेन हैमरेज को, उस ब्रेन क्लॉट को हम रिमूव करते हैं। मतलब वो जमाना चला गया हमारी प्रैक्टिस में कि हम यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ओपन करते थे और 15 सेंटीमीटर का बोन फ्लैप हटाते थे, 15 सेंटीमीटर। अब जो मैं ऑपरेशंस करता हूँ उसमें हम 5 सेंटीमीटर का इंसिजन देते हैं, 5 सेंटीमीटर का, 2 से 2.5 सेंटीमीटर का बोन फ्लैप रिमूव करते हैं और फिर मिनिमली इन्वेसिव टेक्निक से, माइक्रोस्कोप या एंडोस्कोप से वो क्लॉट को रिमूव करते हैं। तो पेशेंट का इसमें, जैसा आपने पूछा कि मिनिमल इन्वेसिव क्या है, मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी ये होती है ब्रेन में और स्पाइन में या किसी भी सर्जिकल सब्जेक्ट में जहां हम कम से कम एक्सपोजर में, कम से कम ब्लड लॉस में, कम से कम एक्सेस में हम मैक्सिमम पॉसिबल सक्सेस हासिल करने की कोशिश करते हैं कि वही काम जो बहुत बड़ा ऑपरेशन करके कर सकते हैं, वही ऑपरेशन हम बहुत छोटा सा ऑपरेशन, कई बार वो की होल होता है, की होल, एक ही होल होता है या होल से कुछ ज्यादा, तो उससे हम सेम रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। इसमें बेनिफिट ये है कि जो पेशेंट की बॉडी है उसका जो रिस्पॉन्स है एक मिनिमल ऑपरेशन को और एक मेजर ऑपरेशन को बहुत अलग मुख्तलिफ होता है। दूसरा, ब्लड लॉस कम होता है। तीसरा, ऑपरेशन का दौरानिया जो है, जितनी देर पेशेंट ऑपरेशन में एनेस्थीसिया में है, ओटी में, वो कम हो जाता है, ब्लड लॉस बहुत कम होता है। मतलब ब्रेन हैमरेज की जो हम बात कर रहे हैं, मैं जो टेक्निक इस्तेमाल करता हूँ उसमें 5 या 10 समय ब्लड लॉस होता है कि जितना ब्लड सैंपल हम लेते हैं फिटनेस के लिए, उससे कम ब्लड लॉस में हम पूरा ऑपरेशन मुकम्मल करते हैं। तो अब वो जमाना आ गया है। तो ये है मिनिमल इन्वेसिव टेक्निक। सर, अभी जाते थे एडवांस जो ट्रीटमेंट है अपने न्यूरो के लिए, स्पाइन के लिए, अपने एशियन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कौन कौन सी एडवांस ट्रीटमेंट है और क्या ऑपरेशन किया जाता है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा जो बेसिस है आज मॉडर्न न्यूरो सर्जरी में, वो तो माइक्रोस्कोप है। वो माइक्रोस्कोप है, एंडोस्कोप है, उसके अलावा जो फाइन इंस्ट्रूमेंट्स हम इस्तेमाल करते हैं स्कल बेस वर्क करने के लिए, ट्यूमर्स में, स्पाइन में, मिनिमली इन्वेसिव एक्सेस के लिए, वो सारी फैसिलिटी अल्लाह का शुक्र है कि एशियन में यहाँ पे अपने पास अवेलेबल है, हमारे पास अवेलेबल है और हम वो अवेल कर रहे हैं। बहुत अच्छे। दर्शकों को बताना चाहेंगे हम एशियन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में न्यूरो के लिए और स्पाइन के लिए काफ़ी अच्छे सर्जन अपने पास यहाँ पे उपलब्ध है और आपको कुछ भी ऐसी जानकारी चाहिए तो आप एशियन हॉस्पिटल में आकर ले सकते हो। हाँ, ये ज़रूरी है कि अभी ऑपरेशन करने से अपने पैर की ताकत जाती है। ये जो कन्फ्यूजन है ये डॉक्टर साहब ने हमें अच्छे से समझा दिया है, आप भी समझ सकते हो। आपको भी जो अगर प्रॉब्लम आते हैं अपने आसपास, अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में किसको ऐसा अगर प्रॉब्लम आता है, हाँ ज़रूर, एक आधा एक्सीडेंट होता है उस टाइम में खास तौर पर ध्यान देना चाहिए, वक्त बर्बाद ना करे, वक्त पे ही स्पेशलिटी हॉस्पिटल के पास जाना चाहिए और स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के पास जाकर उसकी जांच कर ऑपरेशन या उपचार करना चाहिए। यही हम आपको दर्शकों को बताना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें काफ़ी अच्छा टाइम दिया है और हमारे दर्शकों को भी काफ़ी ब्रेन और स्पाइन के बारे में अच्छी नॉलेज मिली है और हम चाहेंगे कि दर्शकों को आपसे भी ज़्यादा मतलब जितना भी अपने मालूमात दिए हैं उसका फ़ायदा ज़रूर लें। आरोग्य जागृति।